डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉर्ज है और मैं न्यूयॉर्क सिटी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सड़कों पर रहता हूँ। जी हाँ, मैं होमलेस हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं है, इसीलिए मुझे सड़क पर सोना पड़ता है और पिछले 2 सालों से मैं यही कर रहा हूँ। काम करने की मेरी कोशिश हर बार नाकाम हो जाती है, क्योंकि अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए और आपके पास घर नहीं है, समझ लो कि आपके पास नौकरी भी नहीं है, और जब नौकरी नहीं है तो जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ये बड़े शहरों की वो कड़वी सच्चाई है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। बड़े शहरों में खर्च बहुत ज़्यादा होता है और आपको जिंदा रहने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ता है। आपको मशीन बन जाना पड़ता है, और अगर आप मशीन बनने से इनकार करते हैं तो इस तरह से सड़क पर आ जाएंगे और दर दर भटकेंगे। कुछ डॉलर्स के लिए, कुछ सेंट के लिए आपको भीख भी मांगनी पड़ेगी। मैंने इतिहास में कई धोखे खाए हैं। कई जगह धोखा खाने के बाद मैंने खुद को सुधारने की कोशिश की, लेकिन इंसानों में कमी होती है। वो कमी होती है भरोसा करने की, और जब आप किसी पर भरोसा करते हैं उसके बाद धोखा मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और ये गलती मैंने बार बार की और इस तरह मैं सड़क तक पहुंच गया। लेकिन मैं ज़्यादा इतिहास के बारे में बताना नहीं चाहता। मेरे साथ जो हुआ है मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। उस सुबह भी मैं हर रोज़ की तरह जल्दी उठ गया था। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और मेरे पास वो मोटा कंबल था जिसमें बहुत ज़्यादा छेद थे, और मैंने एक घर से किसी से गत्ते का एक डिब्बा मांग लिया था, क्योंकि ठंड में यहाँ दिन के वक्त भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन आपको गत्ते के डिब्बे से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों के सामने अच्छा बनकर बैठना पड़ता है। और पिछले 15 दिनों से मैं नहाया नहीं था तो शरीर से बदबू भी आ रही थी। फिर भी कुछ भीख तो मांगनी थी ना। मुझे भूख लगी थी और कल से मैंने कुछ नहीं खाया था। मांगने लगा। मैं अच्छा दिखता हूँ, शायद यही कारण है। बड़ी हुई दाढ़ी के कारण भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है। खाना खाया मैंने, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना जूठा खाना ही मेरे पास फेंक कर चले जाते हैं, करीब नहीं आते, और मैं वो जूठा खाना खाकर भी पेट भर लेता हूँ। शाम तक खाना तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन हल्की हल्की बारिश के कारण मेरे कपड़े भीग गए थे, और अब मुझे यहाँ पर बैठने में परेशानी होने लगी थी। ठंड लगने लगी थी और कंबल भी भीग चुका था। मेरे पास एक लिफाफा है जो मैं कपड़े के ऊपर चढ़ा लेता हूँ। उससे बारिश का पानी कपड़ों को भिगा नहीं पाता, लेकिन गलती हो गई मुझसे। बस सारे कपड़े भीगे हुए थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लगी थी, और जैसे जैसे रात का वक्त होता चला गया, यहाँ सड़कें हमेशा भरी रहती हैं लोगों से, लेकिन देखने में वो इंसान नहीं लगते। ऐसा लगता है वो मशीनें हैं जो काम पर जाती हैं, वापस आती हैं, और धीरे धीरे सन्नाटा सा छाने लगता है। मैं उनसे बाहर निकलकर सोचने की कोशिश करता हूँ। वक्त 9 से 10 बजे का होगा। मेरे पास घड़ी नहीं थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था इतने समय में भीड़ इतनी कम हो जाती है। और कपड़े तो भीगे हुए थे। ठंड के कारण शरीर अकड़ा अकड़ा सा जा रहा था, और मुझे लगने लगा था आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। तभी अंधेरे से निकलकर एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसने काले रंग की हुडी पहनी हुई थी और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। पहले तो मैं डर गया, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर चोरी करने के लिए मास्क डालते हैं, और हुडी भी खास पहचान है। अगर रात के वक्त ऐसी हुडी पहने कोई आपको अंधेरे में नजर आए, इसका मतलब यकीनन वो चोर ही होगा। लेकिन जिस तरह से वो मेरी तरफ बढ़कर आ रहा था, मैं डरने भी लगा था। सीरियल किलर्स की कहानियां मैंने भी सुनी थीं। ये लोग पागल होते हैं और किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे घर में रहने वाला हो या मेरे जैसे कोई होमलेस।
लेकिन जब वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, उसने मेरे हाथ में $100 का नोट रखा और फिर कहने लगा, क्या तुम ज़्यादा रुपए कमाना चाहते हो? मैं तुम्हें कीमत देने को तैयार हूं, तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा। मैंने वो नोट अपनी जेब में डाला और कहने लगा, लेकिन कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गलत नहीं है, हमारे घर में कुछ मजदूरी का काम है, क्या तुम वो काम करना चाहोगे? उसकी कीमत तुम्हें अच्छी मिलेगी और हो सकता है उस कीमत से कहीं पर तुम रेंट पर घर भी ले पाओ। फिर क्या था, मेरी आंखें चमक गई। घर का सपना पिछले 2-3 सालों से ले रहा था मैं। अगर उम्मीद जागती है तो मैं उसे ठंडा नहीं कर सकता। उठकर खड़ा हो गया और वो आदमी कहने लगा, सामान को समेटने की कोशिश मत करो, वहां पर तुम्हें हर सामान मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, खाने के लिए खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो काम थोड़ा सा मुश्किल है। शरीर में जान तो है ना तुम्हारे? मैंने हामी भरी और कहा, जी जी, मैं हर तरह का काम कर सकता हूं, बस काम कोई इलीगल काम नहीं होना चाहिए। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कोई चोरी चकारी वाला या 2 नंबर का काम नहीं है। काम अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। चलो, वैसे भी तुम होमलेस हो, तुम्हें तो घर मिल जाएगा, जब तक काम चलेगा तुम उस घर में रह भी पाओगे। बस इतनी खुशी, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उस आदमी के साथ चलने लगा। लेकिन वो एक गाड़ी के पास लेकर गया और कहने लगा, देखो माफ करना, मैं तुम्हें एड्रेस नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें कहां पर लेकर जा रहा हूं। मुझे डर है कि जैसे मैं तुम्हें काम दे रहा हूं वैसे कई और लोगों को भी काम दे रहा हूं, और होमलेस, मैं उन पर कभी भरोसा नहीं करता। वहां पर मैं काम तो करवा लूंगा, लेकिन घर के सभी राज तुम्हें पता लग जाएंगे। हो सकता है भविष्य में उस घर में आकर तुम चोरी करने की कोशिश करो। मैंने कहा, जी नहीं, मैं चोरी नहीं करता, इसीलिए तो होमलेस हूं, वरना मैं चोर बन जाता ना, गलत काम करने लगता। मैं ऐसे गलत काम नहीं करता। उस आदमी ने कहा, लेकिन ये तुम्हारे अंदर के राज हैं, मुझे थोड़े ना पता है तुम एक अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। इसीलिए तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, कानों के ऊपर भी तुम्हारे कुछ लगा दिया जाएगा जिससे तुम सुन नहीं पाओगे। इस तरह तुम्हें उस जगह तक ले जाया जाएगा। क्या तुम आने को तैयार हो? थोड़ा थोड़ा मैं डर भी रहा था, लेकिन वो आदमी अच्छा भी लग रहा था, बात तो अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने हामी भर दी। आंखों पर पट्टी बांध दी गई, कानों पर भी एक भारी चीज लगा दी गई, और उसके बाद मेरी बाजुओं को भी बांध दिया गया। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जल्दी से मेरी बाजू को बांधा और कहा, माफ करना, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, बस कुछ घंटे तुम्हें यहां पर बैठे रहना होगा। फिर क्या था, उसकी वो बड़ी गाड़ी में मैं बैठ गया। कुछ कर भी तो नहीं सकता था ना। बैठा रहा, 2-3 घंटे वो गाड़ी चलती रही, कई जगह मुड़ी, मुझे नहीं पता वो मुझे कहां लेकर जा रहा था। जब एक खास जगह पर उस गाड़ी को रोका गया, उसके बाद मुझे बाहर निकलने के लिए कह दिया गया। मैं उस गाड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया। कान भी मेरे बंद थे, आंखें भी मेरी बंद थीं, बाजू मेरी बांधी गई थी, हल्की सी आवाज मैं सुन पा रहा था। उसके बाद आंखों से पट्टी को हटाया गया, कानों पर लगाए गए वो हेडफोन उतार दिए गए, बाजुओं को खोल दिया गया, और मैं देख पा रहा था मैं एक ऐसी जगह पर था जो आसपास से जंगली इलाका लग रहा था। शायद हमें काफी दूर लाया गया है। और मैंने आगे कुछ लोग खड़े भी देखे। ये 6 लोग थे जो मेरी तरफ देख रहे थे, और उनके कपड़े देखकर मुझे इतना साफ था ये वो होमलेस हैं जो मेरे साथ काम करेंगे। और फिर वो आदमी कहने लगा, चलो उनके साथ जाकर खड़े हो जाओ। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हो गया। वो आपस में बातें कर रहे थे कि मुझे $100 मिले हैं। सबका यही कहना था, हर किसी को $100 मिले हैं। फिर हमारे हाथ में एक एक लिफाफा पकड़ा दिया गया। उसमें अच्छा अच्छा खाना था, महंगा महंगा खाना, और हमें खाने के लिए कहा गया। 10 से 15 मिनट दिए गए थे, और जल्दबाजी में मैंने लिफाफे का सारा खाना खाया। भरपेट खाना खाए मुझे 2 महीने हो चुके थे। उस खाने को खाया, फिर हम खड़े हो गए, हमें अच्छे कपड़े दिए गए, सब ने कपड़े बदले। हम अच्छे लग रहे थे, अच्छे दिख रहे थे। फिर वो आदमी कहने लगा, अब काम के लिए तैयार हो जाओ। तुम सबका चुनाव किया गया है। तुम्हारे पास घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती थी, लेकिन तुम्हें बचाया गया है और यहाँ पर लाया गया है। अब तुम्हें बस एक छोटा सा खेल खेलना होगा,
और उस खेल को सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता है। तुम में से उस खेल को जो भी जीतेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तब मैंने हाथ उठाकर उससे एक सवाल पूछा। आपने तो कहा था काम करना होगा, अब आप कह रहे हैं हमें खेलना होगा। उस आदमी ने कहा, जब तुम इस घर के अंदर जाओगे ना, सब समझ जाओगे। ये ना सिर्फ खेल है बल्कि काम भी है। तुम में से कोई मना करना चाहेगा? ये काम ना करने के लिए कोई मना तो नहीं करना चाहता ना? किसी ने भी सर नहीं हिलाया। मैं भी उनके साथ ही खड़ा था और उसके बाद उसने वो बड़ा सा गेट खोला। देखने में ये बड़ा घर एक हवेली की तरह लग रहा था, या कहूँ एक किले की तरह लग रहा था। कई मंजिला, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही बेढंगे डिज़ाइन का बना हुआ था। बड़ा लोहे का गेट और उसके अंदर घुप अंधेरा। हम सबको एक बैग दिया गया था। उस बैग में अलग अलग सामान था और हमें बताया गया हर किसी के बैग में अलग सामान है और वो उसका है। ये उसकी मर्जी, वो बाकियों के साथ शेयर करना चाहेगा या नहीं, या सिर्फ खुद के लिए रखना चाहेगा। बस फिर क्या था, उस आदमी ने कहा सबको ये खेलना होगा और कोई एक जीतेगा। वहां एक औरत थी जिसकी उम्र 50 साल होगी। उसने सवाल पूछा, लेकिन अगर कोई खेलना ना चाहे तो? उसने कहा, तुम सब पर खर्च हुआ है। अगर कोई नहीं खेलना चाहता तो उसे यहां से जाने नहीं दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। ये शब्द जब उसके मुंह से निकले थे हम सब डर गए और उसके पास हाथ में एक रिवॉल्वर भी थी जिसे निकालकर वो लहराने लगा और हम सब डरने लगे थे। फिर एक ने सवाल किया, कोई एक जीतेगा और अगर कोई नहीं जीता यानी कि बाकी उनको क्या मिलेगा? उसने बस सर हिला दिया। उसके सर हिलाने का मतलब क्या था? कुछ नहीं मिलेगा या कोई बाहर बाकी निकल नहीं पाएगा? कोई समझ नहीं पाया। उसने वो लोहे का बड़ा सा गेट खोल दिया। हम सब अंदर थे और उसने वो गेट को लगा दिया। वो गेट इतना ज्यादा मोटा था, हमने इकट्ठे धक्का देने की कोशिश की लेकिन उसे खोला नहीं जा सकता था और अंदर भी छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे। बड़ा सा किला था वो और आगे एक छोटा सा दरवाजा, सिर्फ एक दरवाजा आगे जाने के लिए। ना दाईं तरफ जाने वाला कोई रास्ता, ना बाईं तरफ जाने वाला कोई रास्ता। मोटी मोटी दीवारें थी, यानी हमें इकट्ठे आगे ही जाना था। लेकिन उससे पहले हम सब ने ये डिसाइड किया। उस आदमी के पास रिवॉल्वर थी और वो हमें यहाँ पर लेकर आया है बिना बताए कि काम क्या करना होगा। हो सकता है वो कोई पागल इंसान हो और हमें एक ऐसी जगह पर डाल दिया गया हो जहां हमें जान का खतरा हो। उसने धमकी दी थी वो हमें मार सकता है और वैसे भी उसने कौन सा अपना चेहरा दिखाया है? कोई पागल इंसान होगा जो पहचान छिपाना चाहता होगा। इसीलिए हम सब ने एक दूसरे का नाम जानने की कोशिश की और मैं भी समझ पाया यहाँ कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, कोई कितना समझदार है, कोई कितना मूर्ख है। पहले जानना होगा और इकट्ठे मिलकर यहां से बाहर निकलना होगा, खतरा ज्यादा है। सबसे पहले मैंने अपना नाम बताया। मैं जॉर्ज हूं, न्यूयॉर्क सिटी में एक सड़क पर सोता हूं, आप मुझे होमलेस कह सकते हैं। दूसरा नंबर था मार्ता का। मार्ता, वही 50 साल की वो औरत। उसके बाद जेक। जेक ने थोड़े कम ही कपड़े पहने हुए थे और उसके शरीर को देखकर यह साफ था उसके शरीर पर कई घाव थे, कई टैटू थे, जैसे वो एक क्रिमिनल हो। और उसकी आंखें भी ये बयां कर रही थी वो डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि जैसे वो घूर रहा था हम सबको डर लगने लगा था। उसके बाद था रवि। ये एक इंडियन था, दिखने में समझदार सा लग रहा था और उसे इंग्लिश थोड़ी कम ही आती थी। टूटे फूटे शब्दों से अपने बारे में वो बता रहा था। उसके बाद थी नैन्सी, जो कि एक टीचर रह चुकी थी। उसने अपने बारे में बताया। वो समझदार थी और मैथमेटिशियन थी, बड़ी तगड़ी। फिर था कार्ल, जो एक बॉडी बिल्डर लग रहा था वो भी होमलेस, लेकिन उसका शरीर इतना तगड़ा था कि हम सबको अकेले संभाल सकता था और वो क्रिमिनल सिर्फ उसी से डर रहा था। फिर थी लीला, जिसके हाथ में छोटी सी गुड़िया थी। 18-19 साल की वो लड़की होगी। फटे पुराने कपड़े थे। वो अनाथ थी
उसका कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सड़कों पर रहते हुए खुद को संभाल रही थी। बड़ी मासूम सी थी। हाथ में पकड़ी उस गुड़िया को देखकर मैं उसके स्वभाव की जानकारी ले सकता था। फिर सब एक दूसरे के बारे में जान चुके थे और हमने ये डिसाइड किया इकट्ठे आगे बढ़ना होगा। आगे हमें क्या देखने को मिलेगा हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो जो क्रिमिनल था ना, जेक, उसका मानना था कि हम में से कोई एक ही जीतेगा। तो अगर कहीं ऐसा मौका आया, मुझे डिसाइड करना पड़ा, तो मैं खुद की जीत पर दांव लगाऊंगा। हमें अब एक दूसरे से भी थोड़ा संभल कर रहना था, भरोसा भी करना था। आगे वाला वो दरवाज़ा खोला। लकड़ी का वो दरवाज़ा था, लेकिन 2 फुट मोटा वो दरवाज़ा। उसे खोलने के बाद अंदर से फुसफुसाहट की आवाज़ हुई। घुप अंधेरे में, अंदर आ जाओ, सब इकट्ठे अंदर आओगे तभी अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी होगी। अगर कोई भी बाहर हुआ तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और वो जिंदा नहीं बचेगा। ये आवाज़ सुनते ही सभी छलांगे लगाकर उस दरवाजे के पार चले गए और पीछे से किसी ने जैसे बड़ी जल्दी उस दरवाजे को बंद कर दिया, जबकि वहां पर हमारे सिवा कोई और मौजूद नहीं था। और उसके बाद अंदर से दरवाज़ा हाथ लगाकर देखा, उसे अब खोला नहीं जा सकता था, जैसे वो दीवार का हिस्सा ही बन गया हो। सटीक, पूरी तरह से सटीक दरवाज़ा, किसी को पता ना लगे कि उस जगह दरवाज़ा मौजूद है। वहां कोई रोशनी नहीं हुई। घुप अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसने हमारी दिल की धड़कनें तेज कर दी। सब कह रहे थे लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, घुटन हो रही है, लेकिन वहां लाइट नहीं जल रही थी। जिसके बाद हम में से हर एक अपने बैग में हाथ डालकर चीज़ों को ढूंढना चाहता था। लेकिन तभी एक छोटा सा लाइटर हाथ में लिए जेक अपने चेहरे के पास आग लगाकर कहने लगा, डर गए तुम सब? यहां हमें डराने के लिए लाया गया है। ये इनके मनोरंजन का साधन होगा। हम जितना डरेंगे ये उतना मज़े लेंगे, और यहाँ पर हमारे सिवा कोई मौजूद नहीं है। ये मैं साफ समझ चुका हूँ। मैं तो अपना रास्ता ढूंढ लूँगा। यहाँ बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, लेकिन तुम सब यहीं फंस जाओगे, जीत नहीं पाओगे। और उसने कहा है ना, एक ही जीतेगा, तो बाकी सब मरेंगे, तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो एक मुजरिम था, उसकी बातों से ये साफ हो गया था। उसे हम सब में से किसी की परवाह नहीं थी। उसने वो जो लाइटर जलाया था, हम उसे देखे जा रहे। वो जल्दी से भागकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन हम सब इकट्ठे ही थे। हर किसी ने अपने उस बैग में एक एक लाइटर को पाया। जलाने के लिए और कुछ नहीं था, लेकिन हमने उस लाइटर को निकाला। जितने में हम जलाना चाहते थे, जेक हमसे दूर निकल चुका था और अचानक उसकी चीख ने हम सबको डराया और उसकी चीख से हम चौकन्ने भी हो गए। अपने बैग के उन लाइटर को निकालकर हम जलाने लगे, जिससे वहां पर कुछ रोशनी हुई। और तब हम समझ पाए कि वो एक छोटा सा कमरा नहीं था, एक बड़ा हॉल था। और वहां पर जितनी भी ईंटें लगी हुई थी ना, बीच बीच में खाली जगह थी। कई जगह लकड़ी लगाई हुई, कई जगह घास लगाई हुई, और जेक दीवार के पास बड़े बड़े नुकीले भाले जैसे बने हुए थे, जिसके बीच उसकी छाती फंसी हुई। भालों से उसे चिना गया था, उठाया गया था, दीवार में चिनवा दिया गया था। उसकी चीखें आखिरी थीं, उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। ऐसे लटके हुए जेक को देखकर हम सब डर गए, एक तरफ दीवार के साथ सट गए। और फिर दिमाग में आया, दीवारों से ही तो ऐसे भाले निकले हैं जिसने उसे मार डाला है। तो सब दीवारों से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन वहां ऐसा रास्ता बनाया गया था जहां बिल्कुल सीधे आगे बढ़ा नहीं जा सकता था। वहां खतरनाक भूल भुलैया की तरह एक मेज बनाया गया था। मेज यानी कि पहेली। पहेलियों को सुलझाकर आगे बढ़ना होगा। घास के नीचे क्या है ये हमें देखना होगा, और इसकी जानकारी उस आवाज ने दी थी। मिलकर काम करोगे तो अंत तक पहुंच पाओगे। जरूरी नहीं है कि एक ही जीते, हो सकता है कोई भी ना जीते, और अगर कोई भी ना जीता यानी कोई भी बचेगा नहीं। हम सब ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया ताकि हम सब एक दूसरे को पकड़े हुए आगे बढ़ें।
कहीं किसी को कोई खतरा हुआ तो वो दूसरे को संभाल लेगा, और ये तरीका हमारा काम कर गया। वहां एक पहेली की तरह था। जमीन के नीचे कई जगह ऐसे भाले गाड़े गए थे, इलेक्ट्रिक वायर्स थी जो घास के नीचे छिपाई गई थी। हमें साफ दिखने लगी जैसे जैसे हम उसे पार करते। एक बार तो मार्ता एक छोटे से छेद में गिरने वाली थी जिसमें एसिड था। हमने वहां लाइटर जलाकर देखा, यानी एक दूसरे को पकड़कर ही हम पार कर सकते थे, और हमने ऐसा किया। वो हॉल काफी ज्यादा बड़ा था और पीछे वाले दरवाजे तक हम पहुंच गए, एक दूसरे को बचाते हुए। हर बार ऐसा लगता कोई एक मरने वाला है, लेकिन हमने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ था तो हम बच गए। उस दरवाजे को खोलकर हम आगे पहुंचे थे और वहां पर एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ, लेकिन उस कमरे में पहुंचते ही पीछे वाला दरवाजा बंद हो गया और दीवार का हिस्सा ही बन गया। दरवाजे ऐसे बनाए गए थे जैसे आगे से तो पता लग जाता कि वहां पर दरवाजा है, लेकिन उसे पार करने के बाद अंदर से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, और जैसे उसके ऊपर छोटी छोटी ईंटें लगाई होंगी या कैसे, वो दीवार ही लगने लगती, जैसे दरवाजा गायब ही हो जाता। वहां बड़ा झूमर था, एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था जिस पर खाना था, और ताज़ा खाना, जिसकी महक से वो पूरा कमरा पूरी तरह से खुशबूदार हो गया था। हमारे मुंह में पानी आने लगा था। अच्छा अच्छा खाना, महंगा महंगा खाना, और हर तरह का खाना, वैसा खाना जिसे खाने की इच्छा हम सबको होती है। हम सब होमलेस है ना, खाना कम मिलता है, इसीलिए ज़बान पर धीरे धीरे वो मज़ा आने लगा था सिर्फ देखकर ही। लेकिन तभी वो आवाज़ जो वहाँ पर गूंजी थी, कोई एक ही खा पाएगा, बाकी सब भूख से तड़पेंगे। बस इतनी बात और कुछ नहीं। हम सब देखते चले गए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भूख लगने लगी थी। कई घंटे बीत चुके थे, आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वहां झूमर के ऊपर कई मोमबत्तियां लगाई गई थीं जो धीरे धीरे कम होती जा रही थीं, और वहां सिर्फ उसी से रोशनी हो रही थी। लाइटर को हमने संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और कोई दरवाजा नहीं। दीवारों पर हाथ लगाया हमने, ऊपर चढ़ चढ़ कर देखा, कोई खतरनाक चीज भी नहीं थी, लेकिन समय देखने में ज्यादा खतरनाक लग रहा था। भूख लगती जा रही, प्यास लगती जा रही, खाना हमारे सामने था और हमें बताया गया था कि कोई एक ही खा सकता है। 8 से 10 घंटे बीत चुके थे। भूख ज्यादा लगने लगी तो सब्र का बांध टूटने लगा था। उसके बाद हर किसी का मन करता कि वो जाकर खाए, और हम सब ने डिसाइड किया हम ऐसा करेंगे, इकट्ठे खाएंगे। लेकिन सबका ये भी कहना था जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं हमें वो माननी होंगी, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है और भरोसा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पर। इसीलिए हम में झगड़ा होने लगा, हमारी एकता टूटती जा रही थी, और ये लोग जो यहाँ हमें बंद करके मारना चाहते हैं वो यही सोच रहे होंगे हम लड़ेंगे मरेंगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, वो समझदार सिर्फ दिखने में थे, असल में नहीं, और शायद भूख और प्यास उनकी समझदारी को बंद कर रही थी। तभी नैन्सी आगे बढ़ी और कहने लगी, रुको रुको, मैं देखती हूँ, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, मुझे यह खाना दिखने में नकली लग रहा है, तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। वो जल्दी से आगे जो ताज़ा चिकन था उसके करीब पहुंची, सूंघने के बाद जल्दी से उसे चबाने लगी, खाने लगी, और खाते खाते कहने लगी, मैं हूँ वो, मैं इसे खाऊंगी और मेरे सिवा कोई और नहीं खा सकता, हम में से सिर्फ एक ही खाएगा तो मैं खाऊंगी। वो जल्दी जल्दी उसे खाने लगी, लेकिन 2 मिनट में उसके गले में दर्द सा होने लगा। फिर कहने लगी, मेरा पेट दर्द कर रहा है। भागती हुई हमारे पास आई थी। उसके बाद उसकी आंखों से खून निकलने लगा, नाक से खून निकलने लगा, जैसे उसके शरीर में जहर जा चुका हो। जमीन पर तड़प रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रही थी, और हम उसकी जिंदगी की भीख मांग रहे थे कि इसे बचाओ, इसे बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प कर वो मर चुकी थी, और तब वहां पर आवाज हुई थी, लालच तुम्हें मार सकता है,
बस इतने ही शब्द थे और वो शब्द हमें समझा चुके थे हमें आगे क्या करना है। ये एक बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये एक गलती है। हम सब तड़पने लगे थे। ये तड़प हमारी आंखों में और हमारे पेट में भी थी। अचानक आगे एक दरवाजा खुल गया। दीवार में दरवाजा बना हुआ था, लेकिन हमें जैसे पता ही नहीं चल पाया। मोटा ईंटों से बना हुआ दरवाजा जो पीछे की तरफ खुल गया और हमारे जाने के लिए एक रास्ता था, एक छोटी सी सुरंग जहां पर खाना भरा हुआ था। लेकिन उस खाने को खाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वहां पर रखी हुई पानी की बोतलें, उस पानी को पीने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन एक आवाज ने हमें समझाया कि ये खाना एक उपहार है। तुमने इस कमरे से जिंदा बचकर एक सबक सीख लिया है, तो उपहार के तौर पर तुम्हें खाना मिल रहा है। उस खाने को हमने खाया और उसके बाद उस सुरंग को जैसे ही हमने पार किया, 10 मिनट में हमें वहां से आगे निकलना था, वरना हमेशा के लिए हम सुरंग में रह जाते और खाना उठा नहीं सकता था कोई, सिर्फ हमें खाना ही पड़ता। खाना खाने के बाद हम आगे वाले कमरे में पहुंचे और पीछे का दरवाज़ा उसी तरह से हमें बंद करना था, और बंद होते ही वो दरवाज़ा मौजूद भी है इसका पता नहीं चलता था। उसे खोला नहीं जा सकता था। इतना मोटा दरवाज़ा, हम तोड़कर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। हमें आगे बढ़ते रहना था। जो काम हमें दिया जाता वो काम हमें करना ही था। लेकिन वो कमरा जहां पर रोशनी भी थी और आईने भी थे, गोल गोल बड़े बड़े वो आईने जो चारों तरफ दीवारों पर लगे हुए थे, वो कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था और हमें कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिली। हम तो दरवाजे के पास ही खड़े थे और आगे वाला कोई दरवाज़ा हमें नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए वहीं खड़े खड़े हम इंतज़ार करते रहे। लेकिन 1 घंटे तक हमें कुछ बताया ही नहीं गया। हमने कई बार सवाल पूछे लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम समझ गए यहाँ पर हमें खुद करना होगा। लेकिन यहाँ कोई पहेली भी हो सकती है, जहरीला खाना भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कोई आगे बढ़े वो मारा जाए, या कोई पीछे रह गया वो मारा जाए। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। खतरा तो हर तरफ था और ये वो मज़े के लिए करते। हमारे जैसे होमलेस किसी के काम नहीं आ सकते तो हमसे सब नफरत करते हैं। शायद यही नफरत हमें यहाँ नजर आ रही थी। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, उन आईनों में जब देखा वो साधारण आईने नहीं थे। वो क्या एलसीडी स्क्रीन थी या बस आईने ही थे, लेकिन उसमें जो नजर आ रहा वो अलग था। वहां पर उन आईनों में जो नजर आ रहा था वो हमारी इतिहास की घटनाएं थी। जैसे वो इतिहास को दिखाने वाला आईना हो, साधारण आईना नहीं। किसी भी आईने के आगे अगर कोई जाता उसे अपनी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आती, इतिहास की घटना नजर आती जिससे वो डर जाता। लेकिन सब देखने लगे थे, एक दूसरे की असलियत हमारी आंखों के सामने आ रही थी। मैं एक आईने के सामने था जब इतिहास की वो घटनाएं वहां साफ साफ दिखने लगी। बचपन में किए गए झगड़े, और जब मैं अपने घर में रहता था तब पड़ोसियों को कैसे परेशान कर रहा था, और एक पड़ोस के बूढ़े आदमी को जब मैंने पीटा था क्योंकि उसने मुझे एक गाली निकाली थी, बस उसका गुस्सा मैंने उस पर निकाला था। एक पत्थर लेकर मैंने उसके सर पर कई बार वार किए थे और मैंने मुंह को ढका हुआ था ताकि मेरी पहचान ना की जा सके। लेकिन उसके साथ ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ था। मैंने 1-2 वार ही उसके सर पर किए थे। लेकिन वहां पर बाकी लोग मुझसे ज्यादा बुरे थे। तब मैंने महसूस किया जब मार्ता का वो रिफ्लेक्शन नजर आया, जब वो एक ट्रेन स्टेशन पर एक आदमी से खाना छीनने के लिए उसे धक्का दे चुकी थी और वो आदमी ट्रेन के नीचे आया था। ये मार्ता ने किया था और वहां कोई कैमरा नहीं लगा था, इसीलिए किसी को पता नहीं लगा। इस खबर के बारे में मुझे भी पता लगा था, लेकिन अब मैं सच्चाई जान पाया था। उसके बाद रवि की रिफ्लेक्शन भी नजर आई थी। रवि भारत में अपनी बीमार बीवी को छोड़कर यहां पर आया था। उसने दोबारा उसे पूछा नहीं और उसकी बीवी तड़प तड़प कर मरी थी क्योंकि वो
सभी रुपए उससे छीनकर उस देश को छोड़कर छिपने के लिए यहां पर आया था। उसने क्राइम किए थे और यहां आकर उसे सजा भुगतनी पड़ रही थी सड़कों पर सोकर। जबकि कार्ल की रिफ्लेक्शन थी एक क्लब में। जब एक लड़की के साथ वो गया था, उस लड़की की बहस उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हो गई थी। जब वो लड़की क्लब से चली गई, तब कार्ल ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसी क्लब के पीछे चाकू गोद गोद कर मार डाला था। यहां कोई भी सही नहीं है क्या? हर किसी ने कोई भयानक काम किया ही है और यहां रिफ्लेक्शन साफ नजर आ रही है। उसके बाद हम सब का भरोसा एक दूसरे पर उठ चुका था। हमें नहीं पता था यहाँ कितने खतरनाक लोग हैं और इतिहास में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां उन्होंने की हैं। इसीलिए हर कोई एक दूसरे से डर रहा था। यहाँ कभी भी अगर हम आपस में लड़े तो कातिल हैं सब, कोई भी किसी को भी मार सकता है। लेकिन वो छोटी लड़की लीला, वो तो मासूम थी ना। वो आईने के सामने आना ही नहीं चाहती थी। वो पीछे ही खड़ी हुई। सबने जिद की तुम्हें भी आना होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो बच्ची है ना, छोटी, ये गुड़िया पकड़े हुए बच्ची, आखिर ये क्या बुरा कर सकती है? नहीं, इसे आगे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस आईने से आवाज आने लगी थी। हमने वहां रिफ्लेक्शन देखी, क्योंकि एक तरफ अगर हम खड़े हो जाएं, उस आईने में हम लीला को भी देख सकते थे। लीला का रिफ्लेक्शन, उसकी गुड़िया लीला से बात कर रही थी और कहने लगी थी, मैं बताऊं तुमने क्या बुरा किया है। और लीला ने, जिसने जुराब के अंदर एक चाकू रखा हुआ था, उस चाकू को निकालकर अपनी गुड़िया को गोदना शुरू कर दिया। मैं बुरी नहीं हूं, तुम मुझे बुरा बनाना चाहती हो, मैं बुरी नहीं हूं। उसने अपनी उस गुड़िया की गर्दन अलग कर दी और फिर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, मेरी सांसें रुक गई। ऐसा लग रहा था वो एक पागल लड़की हो और उसके पागलपन का ये एक नया रूप था। बस उसके बाद भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। लीला अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ राज उसके अंदर भी थे जो वो उजागर नहीं करना चाहती थी। उसके बाद हम एक दूसरे को बुरा कहने लगे। मैं कह रहा था, कार्ल देखो, यहां कुछ ऐसा मत करना, यहां हमें जानबूझकर फंसाया जाएगा। जबकि कार्ल रवि के पीछे पड़ा हुआ था। तुम अपनी बीवी को छोड़कर आ गए, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हुआ ना। किसी को मारना है तो जल्दी मार दो, उसे थोड़ा दर्द होता है लेकिन फिर वो दर्द से दूर चला जाता है। किसी को तड़पाकर मारना मेरे हिसाब से सबसे बुरा जुर्म होता है। तुमने सबसे बुरा जुर्म किया है। तुम बुरे हो, सबसे बुरे तुम हो। वहां कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। हम आपस में फिर भी झगड़ने लगे थे और कार्ल का गुस्सा बढ़ता जा रहा। रवि और कार्ल में झगड़ा होने लगा। जब रवि ने कहा, मैंने किसी को मारा थोड़े ना है, तुमने तो मारा है, और किसी को बस बेवजह तुम तो मार सकते हो, तुम मुजरिम हो, तुम्हें जेल में होना चाहिए था। दोनों में झगड़ा होने लगा, हाथापाई होने लगी और हम उनकी हाथापाई रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों गुस्सैल थे। उन दोनों की आंखों में साफ साफ खून उतरा हुआ नजर आ रहा था। वो एक दूसरे को मौत की घाट उतार देना चाहते थे। कार्ल ने धक्का दिया था रवि को और वो आईने के बीच टकराया और वो आईना टूट गया। आईने के कुछ हिस्से रवि के पेट में और पीठ में लग चुके थे। उस टूटे हुए आईने के कांच के हिस्से वो शरीर से बाहर निकाल रहा था, तभी उसे दर्द होना शुरू हो गया, जैसे कांच के ऊपर जहर लगाया गया हो। उसके शरीर से खून ऐसे बह रहा था जैसे रुकने का नाम ही न ले रहा हो। खून बहता गया। वो कांच निकाल रहा था, अपने शरीर को ढक रहा था, लेकिन खून शरीर से निकलता गया। शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया और 5 मिनट में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत का जिम्मेदार हम कार्ल को मान रहे थे, जबकि कार्ल का कहना था, मैंने तो बस धक्का दिया था, मैं बस उस पर रोब मारना चाहता था, मैं तुम सबको बस डराना चाहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने पहले गलती की है, मेरी जिंदगी की कुछ गलतियां हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता था, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। ये इनका काम है, मुझे क्या पता आईने के अंदर ऐसा जहर होगा। हम सब डर चुके थे, लेकिन
यहां जिस तरह से मौतें हो रही हैं, अब साफ लगने लगा था बचने वाला कोई नहीं। हम वहां गिड़गिड़ाने लगे थे, भीख मांगने लगे थे, हमें बाहर निकालो, हम खेलना नहीं चाहते। और तब एक आवाज आई थी, जो खेलना नहीं चाहता उसे मौत मिलेगी, इसीलिए तुम्हें खेलना होगा। एक बचेगा, सिर्फ एक जीतेगा। उसके बाद हम आगे वाले कमरे में गए। जब दीवार की ईंटें गिरने के कारण आगे का रास्ता नजर आने लगा था, हम आगे वाले कमरे में गए जो खिलौनों से भरा हुआ था। अच्छी रोशनी थी, वो कमरा जरा भी डरावना नहीं लग रहा था। लेकिन हालात ऐसे हैं, हम किसी भी चीज से मरना नहीं चाहते थे, तो एक तरफ सब खड़े हो गए। हम 4 ही बचे थे, इसीलिए हमें खुद को बचाना था। एक तरफ खड़े हम इंतजार करते रहे और 5 मिनट बाद आवाज आई, तुम्हें किसी एक का चुनाव तो करना होगा। कोई एक खिलौना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसे एक तोहफा मान लो। बस फिर क्या था, हमें किसी खिलौने को उठाना था, किसी भी। और वहां अब हर एक खिलौना डरावना लगने लगा। किसी खिलौने में बम हुआ तो, किसी खिलौने में जहर हुआ तो, कुछ भी हो सकता है। मैं एक तरफ गया, एक गुड़िया की तरफ उंगली की, लेकिन डर रहा था। उसे उठाने से मुझे डर लग रहा। मैंने बस ऐसी गुड़िया का चुनाव किया था जो भद्दी सी लग रही, सस्ती सी लग रही, और मुझे लगा इसका चुनाव कौन कर सकता है, तो मैंने उसे चुना था। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम सब एक साथ उन खिलौनों को उठाएंगे। उसके बाद शायद हम इकट्ठे बचे। और जैसे यहां पर घटनाएं हो रही हैं ना, हम सबके साथ इकट्ठे तो कुछ नहीं हो रहा, एक एक का चुनाव हो रहा है। मैंने उस गुड़िया को चुना था, पीछे वाला, वो बड़ा सा मर्तबान जिसके अंदर पानी भरा था। एक कश्ती थी, उसे मार्ता ने चुना था। जबकि कार्ल ने एक मास्क, बच्चों के चेहरे पर डालने वाला मास्क, लेकिन वो भयानक था, कार्ल ने उसका चुनाव किया था। और लीला जो अंदर से शैतान थी, ये बात हमें पता थी, लेकिन बचपना उस पर हावी हो जाता था। उस कमरे के बिल्कुल बीच में एक बक्सा रखा था, मिस्ट्री बॉक्स। उसके अंदर क्या था किसी को नहीं पता, और भाग कर गई उसने उस बक्से का चुनाव किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका जवाब हमें बाद में मिला था। मैंने गुड़िया को उठाया, कुछ नहीं हुआ। मार्ता ने उस मर्तबान को उठाया, कुछ नहीं हुआ। कार्ल ने उस मास्क को उठाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लीला ने जैसे ही बक्से को खोला, उस बक्से के अंदर एक अजीब सा जानवर था। वो ऐसा जानवर था जिसे हमने कभी नहीं देखा। वो बक्से से बाहर निकला, जिसके बड़े बड़े दांत थे, थोड़ा सुअर की तरह लग रहा, आंखें उसकी शेर की तरह थीं, और उसकी बाजुएं लंबी हो रही, कभी छोटी हो रही। उसने लीला को पकड़ा और अपने दांत लीला के शरीर में गड़ाता चला गया, जबकि हम तो अपने अपने खिलौनों को पकड़कर चुपचाप वहीं खड़े थे। उस जानवर ने लीला को इतने वार करके मारा कि वो बच्ची तड़प तड़प कर मरी थी, और उसकी लाश पहचानी नहीं जा रही थी। लेकिन वो जानवर ने जब लीला को मार दिया, वो भागकर एक दीवार के आर पार चला गया। वो कोई रास्ता नहीं था पार करने वाला, वो आर पार चला गया। और वो जानवर ऐसा था जिसकी पहचान नहीं की जा सकती थी, रहस्यमय जादुई जानवर, बस लीला को मारने के लिए ही तो आया था। पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था, और उसके बाद एक आवाज उस कमरे में गूंजी थी, त्याग ही यहां से तुम्हें बचा सकता है। बस यही आवाज। और फिर हम एक दूसरे को देखने लगे। अब हमें क्या करना होगा, इतना साफ था, अब हम में से कोई एक ही तो बचेगा, बाकी मारे जाएंगे। और यहाँ जो हो रहा है उससे ये साफ था, हमारी सोच से परे होगा जो भी होगा। इसलिए सोच समझ कर करना है जो करना है, और खुद को बचाना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। अगर किसी और के बारे में सोचने लगे, यहाँ सभी बुरे हैं। खुद को बचाना था मुझे, इसीलिए दीवार से सटे हुए दरवाजे के खुलने का मैंने इंतजार किया था। फिर हम सामने वाले उस अपने आप उभरे दरवाजे को देखकर हैरान हो गए।
जैसे जादुई दरवाज़ा था वो अपने आप दीवार पर आ गया और फिर हमें आगे जाने के लिए, चुनाव करने के लिए समय नहीं था। हम आगे बढ़ने लगे। उस दरवाजे को पार करके हम आगे एक खाली से कमरे में पहुंच गए। वहां पर रोशनदान बने हुए थे, बाहर से रोशनी अंदर आ रही थी और वहां रखी हुई एक कुर्सी बिल्कुल बीच में, उस पर लाइट बिल्कुल ऊपर से पड़ रही थी और वहां पर रखी हुई एक रिवॉल्वर थी, सिर्फ एक ही रिवॉल्वर। और फिर वो आवाज गूंजी वहां पर, कोई एक ही जिंदा बचेगा तुम तीनों में से, ये तुम्हें चुनाव करना है, कौन यहां से बचकर बाहर जाना चाहिए। इस बंदूक में 2 गोलियां हैं। फिर क्या था, हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भागता हुआ कार्ल उस कुर्सी के पास पहुंचा क्योंकि वो सबसे ताकतवर था और उसने वो बंदूक उठाई। फिर हमारी तरफ उसे तानते हुए कहने लगा, देखो मैं बुरा नहीं हूं, तुम्हें लग रहा होगा जो मैंने पहले गलती की थी मैं वैसा दोबारा करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर मुझे तुम्हें मारना ना हो तो मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे जिंदा बचना है, इसलिए मुझे माफ कर देना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है। मार्ता बड़ी चालाक थी। उसने उस खिलौने वाले कमरे से नीचे पड़े हुए कांच के उस हिस्से को उठा लिया था और किसी को पता तक नहीं चला था। वो जान गई थी उसे अपने साथ कुछ ना कुछ तो रखना होगा। उसने उसे झूले के अंदर छिपा लिया और कांच के उस हिस्से को निकालकर उसने छलांग लगा डाली थी कार्ल के ऊपर। उसकी गर्दन में कांच का वो हिस्सा गड़ा दिया और कार्ल के हाथ से वो बंदूक नीचे गिर चुकी थी। लेकिन मैं सहमा हुआ था, डरा हुआ था और नीचे गिरी बंदूक उठाने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी। मार्ता चाकू को उसके मारे जा रही और मेरी तरफ देखे जा रही। तेजी से मार्ता ने उस कांच के हिस्से को कार्ल की गर्दन में ऐसे गाड़ा कि उसकी गर्दन के 2 हिस्से कर दिए थे। कार्ल तड़प तड़प कर नीचे गिरा हुआ मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे मर रहा। और तभी मार्था ने उस बंदूक को उठाया और फिर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो ऐसी थी जैसे वो कोई शैतान हो। मेरी तरफ देख रही और उसने भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, देखो मैं बुरी नहीं हूं, लेकिन मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। मैं इसे भी मारना नहीं चाहती थी। अगर हालात नहीं होते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करती, बस यहां से चली जाती, लेकिन मुझे जिंदा बचना है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मारने वाली हूं, इसलिए मुझे माफ कर देना। मार्ता मेरी तरफ उस बंदूक को तान कर गोली चलाने वाली थी और मैंने कुछ भी नहीं किया। और जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ जब मुझे कुछ करना चाहिए था और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। वहीं पर रुका रहा, इंतजार करता रहा अपने आप मेरे कर्मों के फल का। और यहां पर भी वैसा ही, शायद मेरी नियति में मौत लिखी थी। मार्ता ने जैसे ही उस ट्रिगर को दबाया, गोली तो चली लेकिन आगे को नहीं, पीछे को। वो बंदूक कैसी थी, चलाने वाला मारा जाता और गोली जब पीछे चली उसके सर के आर पार चली गई। उसके सर पर बना वो छेद और उसका शरीर नीचे गिरा। मैं वहां पर देख रहा था मार्ता की लाश को और तड़पते हुए कार्ल को। मैं किसी को मार नहीं सकता, मुझे पता था मैं कभी किसी को मार नहीं सकता। जिंदगी में मैंने गलतियां तो कई की हैं, लेकिन मैं किसी को कभी मार नहीं सकता, मुझ में कभी हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए कार्ल को पकड़कर उसकी गर्दन पर अपनी शर्ट को लपेट दिया था मैंने। जानता था उसे बचा तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि नियमों के अनुसार यहां सिर्फ एक ही बचकर बाहर निकलेगा। लेकिन फिर भी मैं चीखते हुए कहने लगा था, कुछ तो रहम करो, देखो देखो ये मर ही जाएगा, मान लो, इसे बचा लो। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही जीते, मैं इसे भी जिताना चाहता हूं। देखो मैं इसे भी जिताना चाहता हूं, इसे बचा लो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आंखें बंद होती चली गई, खून इतना बहा कि कार्ल बच नहीं पाया। मेरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था और मेरी उम्मीदें भी ध्वस्त हो चुकी थी।
उसके बाद वहां एक आवाज हुई। उस रोशनदान में लगी हुई ईंटें अपने आप नीचे गिर गईं और वहां एक छेद बना और एक आवाज ने कहा, तुम्हारे लिए रास्ता खुल चुका है, तुम आजाद हो, अब तुम यहां से जा सकते हो। मैं उसके बाद उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश कई घंटों तक करता रहा था और बड़ी मुश्किल से अपनी उंगलियों को तोड़वाकर वहां दीवारों में छेद करते हुए उस रोशनदान से निकल पाया था और वहां से लटक कर बाहर तक पहुंचा। उसके बाद भी मुझे डर लगता रहा कि कोई मुझे पकड़ेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन अपने शरीर की कई हड्डियां तोड़वाकर उससे जब मैं दूर जा रहा था, पीछे से आवाज आई थी, तुम विजेता हो या शैतान हो। मैं भागने लगा था और पीछे वो बड़ी हवेली, बड़ा किला सा धीरे धीरे मिट्टी में धूमल होता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा और पेड़ों ने जैसे उसे घेर लिया हो, जैसे वो जमीन में धंस गया हो। बस उसकी जगह वो पेड़ रह गए और उस जंगली इलाके से भागते भागते मैं सड़क तक आना चाहता था, लेकिन दूर दूर तक सड़क नहीं थी। भूखा प्यासा उस जंगल से बाहर निकला था 2 दिनों बाद। पेंसिल्वेनिया की एक सड़क पर निकला और वहां से मुझे रेस्क्यू करवाया गया। जब मेरी हालत एक गाड़ी चलाने वाले ने देखी, रुककर उसने मुझे बचाया और मुझे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं था। भले ही उसके कुछ समय बाद दोबारा मैं सड़क पर आ गया, लेकिन मेरी कहानी मैंने पुलिस वालों को भी बताई थी। उस जगह कोई किला या कोई हवेली मौजूद ही नहीं है और जो लोग मेरे साथ थे उनके बारे में भी पुलिस वाले पूछते जरूर रहे। मैं जो बताता वो कहते तुम झूठ बोल रहे हो, वो कहाँ पर है। मेरी बात को कोई माना ही नहीं। शायद होमलेस होने का ये सबसे बड़ा नुकसान है, कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करता। गरीबी आपको झूठा बना देती है और अमीरी आपको सच्चा। ये दुनिया का नियम है। लेकिन आज भी वो सपने मुझे डराते हैं। क्या था वो इंसान ही था या कोई शैतान था? क्यों मारा उन सबको? मानता हूं कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, मुजरिम थे, लेकिन मजबूर भी तो थे। फंसाया गया उन्हें उन हालातों में, इस कारण उन्हें ऐसे निर्णय लेने पड़े। मैं तो कहूंगा हर एक इंसान शैतान ही तो होता है, बस उसके हालात अच्छे होते हैं, वरना बुरा तो हर कोई कर सकता है अगर हालात उसे ऐसे मिले। ताकत मिलने पर हर इंसान शैतान बनता है, हर इंसान। और आप इस कहानी को सुन रहे हैं, आप भी खुद को जितना भी अच्छा समझें, अगर आपके पास भी ताकत होगी तो आप भी शैतान ही बनेंगे। शायद वहां शैतानों को सजा मिलती थी। मैं बचकर तो आ गया, लेकिन अब भी महसूस होता है उसने मुझे बदल दिया, सच्चाई दिखा दी। मेरे हालात नहीं बदले, लेकिन इसे देखने का नजरिया बदल चुका है। अब मैं खुद को शैतान मानता हूं, एक ऐसी जगह से बचकर आने वाला जो मौजूद ही नहीं है। वो क्या था उसका जवाब तक मेरे पास नहीं है।